October-November 2017, paper 2-2. Question number 1. Sarah buys a new car. The cash price of the car is $4,500. She can pay the car using option A or option B. Option A ये है कि 1/5 of the cash price उसको पे करना होगा और फिर उसके बाद 12 monthly payments of $340 वो उसको करनी है। अच्छा, ये जो 1/5 है, अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितने % प्राइस उसको इनिशियली पे करनी है? ये असल में 20% बन जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन बी देखें तो इनिशियल पेमेंट इन्होंने कम कर दी। इन्होंने कहा कि आप 12% ऑफ द कैश प्राइस एडवांस पेमेंट करें, पहले पे करें, और फिर 24 मंथली पेमेंट्स कर लें $195 की, ठीक है। ऑप्शन ए जो है उसके अंदर 12 मंथ्स के अंदर उसे कंप्लीट करना होगा। ऑप्शन बी के अंदर उन्होंने इनिशियल पेमेंट भी कम कर दी और फिर इंस्टॉलमेंट्स का टाइम भी बढ़ा दिया। अब हमें ये देखना है कि दोनों में टोटल पेमेंट्स कितनी वो करेगी। विच ऑप्शन इज चीपर एंड बाय हाउ मच? अच्छा, अगर हम ऑप्शन ए के लिए वर्किंग करें, पहले ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उसने जो पेमेंट की है इनिशियल, वो है 1/5 ऑफ $4,500। तो इसका मतलब है कि इनिशियली उसने $900 पे किया है और फिर उसके बाद उसने जो मंथली पे किया है उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 12 मल्टीप्लाइड बाय 340। तो इसका मतलब हो गया कि $4080 उसने यहाँ पर पे किया। अच्छा, अगर हम इनकी टोटल पेमेंट निकाल लें तो ये $4,980 है जो कि उसने पे किया है। ऑप्शन बी में चलते हैं। तो इनिशियल जो पेमेंट हुई है वो 12% ऑफ कैश प्राइस ये हुई है, तो $540 इनिशियली पे हुए। अच्छा, अब जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हुई है वो 24 मल्टीप्लाइड बाय 195 की पेमेंट है, ठीक है। ये है $4680। अच्छा, टोटल जो उसने पे किया वो है 5220। ये टोटल उसने पेमेंट की है। अब ऑप्शन ए चीपर है और बाय हाउ मच, उसके लिए हम 5220 में से 4980 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो $240 ज़्यादा चीपर है एज कंपेयर टू ऑप्शन बी जिसमें उसने 5220 की पेमेंट की है। पार्ट बी में कह रहे हैं साराज कार यूजेस 5.2 liters ऑफ पेट्रोल फॉर ईच 100 kilometers शी ड्राइव्स। पेट्रोल कॉस्ट $0.85 per liter. She drives 240 kilometers. Calculate the cost of the petrol used for this journey. Give your answer correct to the nearest cent. उसकी 100 किलोमीटर्स की कॉस्ट 5.2 लीटर्स है ना, तो 1 किलोमीटर के लिए जो पेट्रोल का यूजेज होगा वो 0.052 लीटर्स हो जाएगा। 100 से हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला भी रिलेशन लिखता हूँ कि 100 किलोमीटर 5.2 लीटर्स है, 5.2 लीटर्स तो ये 0.052 लीटर्स हो जाएगा। अच्छा, अगर उसने 240 किलोमीटर्स ड्राइव किया है तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 0.052, तो इसका मतलब है कि उसकी पेट्रोल की कंजम्पशन 12.48 लीटर्स, ठीक है। अब देखें 1 लीटर
पेट्रोल की कॉस्ट हमें पता है, तो वो है $0.85 पर लीटर। अगर हम इसको सेंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मतलब होगा कि 85 सेंट्स पर लीटर ये पेट्रोल की कॉस्ट है। अच्छा, 12.48 को जब हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेट्रोल की कॉस्ट सेंट्स में हमें मिल जाएगी 1060.8। ठीक है, तो इसको हम अगर पूरा सेंट्स में शो करें तो 1061 सेंट्स बन जाएगा, और अगर डॉलर्स में शो करना चाहें तो $10.61 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका $10.61 आ जाएगा, जो कि करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट है। पार्ट सी में कह रहे हैं सारा पेज अ टोटल ऑफ $322 फॉर हर कार इंश्योरेंस। दिस टोटल इज मेड अप ऑफ अ बेसिक चार्ज प्लस 15% sales tax. Calculate the amount of sales tax that Sara pays. तो सारा ने जो टोटल पे किया है कार इंश्योरेंस का वो $322 है। इसमें दो चीजें हैं, एक कोई बेसिक चार्ज है और 15% सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स उसने कितना पे किया, कि कोई बेसिक चार्ज है जो कार इंश्योरेंस के चार्जेस हैं और उसका 15% सेल्स टैक्स भी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि लेट बेसिक चार्ज इज इक्वल टू $X। तो जो उसने इंश्योरेंस पे की है 115% ऑफ X होगा, यानी $322 is 1.15X. So X is equal to 322 divided by 1.15. इससे आंसर $280 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसने सेल्स टैक्स कितना पे किया, तो अब आप उसके इंश्योरेंस में से इस बेसिक चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो $42 का सेल्स टैक्स इसने पे किया कार इंश्योरेंस में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि a company asked their employees how long they took to travel to work one day, यानी उनसे टाइम पूछा जा रहा है। The table summarizes the times for 120 employees. अब इन्होंने क्लासेस बना दी हैं 0 to 20, 20 to 40 and so on। तो और उसमें एम्प्लॉयज को जो टाइम लग रहा है उस लिहाज से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर दिया। पार्ट A1 में कह रहे हैं कि कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। लेस देन 0 से, या 0 किसी को टाइम नहीं लग रहा, लेस देन 20 इसमें हम क्या नंबर लिखेंगे 12, फिर लेस देन 40 इसमें हम 12 और 28 को प्लस कर देंगे, तो आंसर आपके पास 40 आ जाएगा। फिर लेस देन 60 के लिए हम 45 में प्रीवियस सारे ऐड कर देंगे, यानी 40 को ऐड कर देंगे, तो आंसर 85 आ जाएगा। और लेस देन 80 के लिए 22 और उससे प्रीवियस सबको ऐड कर देंगे, यानी 22 में 85 ऐड कर देंगे, तो आपके पास 107 आंसर आ जाएगा। और लेस देन 100 में 13 लेंगे और 13 से प्रीवियस सारे ऐड कर देंगे, तो 120। इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो अभी हम टेबल कंप्लीट कर रहे थे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इस तरह लिखते हैं कि उसमें प्रीवियस तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ स्मूथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू रिप्रेजेंट दीज रिजल्ट्स। अब हमें करना ही होगा कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, टाइम की हर वैल्यू के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू है, उसको हम प्लॉट कर देंगे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट 0 0 है, वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं 0 0। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है T20 पे 12, T की वैल्यू 20 पे 12 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया।
20 पे 12, उससे आगे चलते हैं 40 पे 40 आ जाएगा, ये आ गया पॉइंट। फिर इसके बाद 60 पे 85 आ गया, तो 85, 80 और 90 के बिल्कुल मिड में प्लॉट हो जाएगा। 80 पे 107 आ गया, 107, और लास्ट पॉइंट 100 पे 120 आ जाएगा। ये हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, प्लॉट कर दिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना, वो एक स्मूथ हैंड कर्व होता है, वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और स्मूथ हैंड ड्राइंग करते हुए सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक कर्व बन जाएगा जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं यूज योर कर्व टू एस्टिमेट द मीडियन टाइम, द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द टाइम्स। तो सबसे पहले हम मीडियन टाइम निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 है, तो 60 के ऊपर हमें मीडियन टाइम मिल जाएगा, और 60 पे जो टाइम हमें मिल रहा है आ, ये 40 और 60 के बिल्कुल मिड में है, तो इसका मतलब है मीडियन 50 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 मिनट्स इज द मीडियन टाइम। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हम 30 और 90 पे आंसर्स फाइंड करेंगे। इंटरक्वार्टाइल रेंज हमें मिल जाएगी 32। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हम Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आंसर 32 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन फॉर द एम्प्लॉइज टू ट्रेवल टू वर्क। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमें सबसे पहले एफ एक्स चाहिए होगा, इसमें से x तो मिड वैल्यूज होंगी, इसके लिए 10, 30, 50, 70 और 90। अच्छा, अब एफ एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, 30 और 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एफ एक्स आ गए। अच्छा, अगर हम इन सब का सम भी यहीं पर कर लें और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आंसर फाइंड कर लेता, इसका सम आ रहा है 5920। तो अब हमने ये किया कि 5920 समेशन एफ एक्स लिख दिया, डिवाइड कर दिया इसको 120 एम्प्लॉयज से, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 49.3 आंसर आ रहा है। 49.3 मिनट्स ये इसका मीन टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आनिया मेक्स टी शर्ट्स, द मैट्रिक्स M shows the number of t-shirts of different types she makes in 1 week. ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। Anya sells all of these t-shirts to a shop. She charges $5 for each small, $6 for each medium, and $8 for each large t-shirt. Represent these amounts in a 3:1 column matrix N. तो 3/1 में अगर हम इसको शो करना चाहेंगे तो हम इस तरह सिंगल कॉलम का एक मैट्रिक्स बना देंगे। उसमें पहला एलिमेंट हम 5 लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट हम 6 लिखेंगे और थर्ड एलिमेंट हम 8 लिखेंगे। तो ये वो कॉलम है जो कि डिफरेंट साइजेस की जो टी शर्ट्स हैं उनकी प्राइस को शो कर रहा है। पार्ट बी में कह रहे हैं वर्कआउट P इज इक्वल टू MN। तो M को N से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें P मिल जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 10, 25, 30, फिर इसके बाद है 20, 40 एंड 25।
और नेक्स्ट मैट्रिक्स है 5, 6 और 8। फर्स्ट रो आकर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा 10 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 8। इसी तरह अब हम रो चेंज कर लेंगे तो 20 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 8। अच्छा, मल्टीप्लाई और ऐड करना होगा तो 50 प्लस 150 प्लस 240, 100 प्लस 240 प्लस 200। अच्छा, यहाँ पर अब P जो होगा वो दो एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स होगा। एक एलिमेंट उसमें बनेगा 440 और दूसरा इसमें बनेगा 540। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स P रिप्रेजेंट। तो दो एलिमेंट्स हैं, एक 440 है और एक एलिमेंट्स है, यानी एक एलिमेंट 540 है। अब इनमें से 440 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें, ये जो मैट्रिक्स M था ना, इसकी फर्स्ट रो इन तीनों से मल्टीप्लाई हुई है। फर्स्ट रो जो थी वो मेन की टी शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी और सेकंड रो वुमेन के लिए। तो हम कहेंगे कि 440 रिप्रेजेंट्स टोटल कॉस्ट ऑफ मेंस टी शर्ट्स, और इसी तरह ये टोटल कॉस्ट ऑफ वुमेन्स टी शर्ट ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये P की इंटरप्रिटेशन है। पार्ट सी में कह रहे हैं द शॉपकीपर सेल्स ऑल साइजेस ऑफ मेंस टी शर्ट्स एट $10 ईच। He sells all sizes of women's t-shirts at $9.50 each. He sells all of these t-shirts. Workout. अब ये दो मैट्रिक्सेस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ना, ये वही M है जो नंबर ऑफ टी शर्ट्स को शो कर रहा है, और जो पहला मैट्रिक्स है वो अब उस प्राइस को शो कर रहा है जिसपे ये शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है। आपके पास ये रो सारे कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से ये रो लेंगे, एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 10 प्लस 9.5 इंटू 20, और सेकेंड कॉलम से कर लें तो 10 इंटू 25 प्लस 9.5 इंटू 40। फिर थर्ड वाले से कर लेते हैं तो 10 इंटू 30 प्लस 9.5 इंटू 25। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 190, फिर उसके बाद 250 प्लस ये हो जाएगा 380, फिर इसके बाद 300 प्लस तो ये 237.5 होगा। ठीक है, और यहाँ फाइनल आंसर बनेगा 537.5। यहाँ भी हम 537.5 ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये किया कि कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की, तो 540 और 440 को ऐड करके 980 आ गया। सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट की 1457.5। प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1457.5 में से 980 को सब्ट्रैक्ट 477.5, और परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया 477.5 डिवाइडेड बाय 980 मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो इसका मतलब है कि 48.7% का प्रॉफिट आंसर में आ रहा है परसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल ए इज शोन ऑन द ग्रिड। ये ट्राइंगल है जो कि ग्रिड पे हमें शो हो रही है। कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड onto triangle B by a translation 7 minus 5। ट्रांसलेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें सिर्फ एक फिगर एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो 7-5 शो कर रहा है कि हमने इस फिगर को 7 यूनिट्स पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना है और फिर -5 यूनिट्स इसको वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब पहला काम हमें ये करना है कि हमने ट्राइंगल बी को ड्रॉ करना है, लेबल करना है ऑन द ग्रिड। अच्छा, आप देखें, फर्ज करें कि मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना इस पॉइंट के लिहाज से अप्लाई करना शुरू करता हूँ। तो अगर हम इसको 7 यूनिट्स टू द राइट लेकर आए तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को 5 यूनिट्स डाउनवर्ड लेकर आए तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट इस जगह पर आएगा, उसके साथ एक पॉइंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली उसके साथ है 1 बॉक्स के डिफरेंस पर, और इसके ऊपर 3 बॉक्स के डिफरेंस पर ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट्स हम मार्क करेंगे और उसके बाद इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे इस ग्रिड पर। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बनेगी ये ट्राइंगल बी होगी जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर -2, सेंटर -1 2। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी। अब इस ग्रिड पे हमें कुछ वर्किंग करनी है। -1 2 को हमें बनाना है एनलार्जमेंट का सेंटर इस पॉइंट को, और -2 के स्केल फैक्टर से हमें एनलार्जमेंट करनी है। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से इस पॉइंट तक आए तो हम 1 बॉक्स में डायगनली जा रहे हैं। अगर हमें स्केल फैक्टर 2 अप्लाई करना है तो हमें इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर नेगेटिव भी अप्लाई करना है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट करनी पड़ेगी। तो इसके ऑपोजिट जो लाइन बनेगी यहाँ पर, जो वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से स्टार्ट होगी और 2 बॉक्सेस से पास होती हुई यहाँ तक आएगी। ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। अगर इसके साथ जो पॉइंट है उसको अगर हम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करें तो हमने 2 बॉक्सेस पर डायगनली जाना है। ठीक है, अच्छा, इसका जो -2 के स्केल फैक्टर से बनेगा पॉइंट, वो 2 बॉक्सेस के बजाय कितने बॉक्सेस पे बनेगा, 4 बॉक्सेस पे। तो सबसे पहले हम 2 बॉक्सेस पर गए डायगनली, फिर फर्दर 2 बॉक्सेस में हम डायगनली जाएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा इस स्केल फैक्टर के हिसाब से। अच्छा, अब इसी तरह हम थर्ड पॉइंट पे वर्किंग कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से तो आपके पास 4 बॉक्सेस में, यानी ये 2 बॉक्सेस डायगनली जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम इसका जो स्केल फैक्टर 2 के साथ करेंगे तो हम 4 बॉक्सेस पे जाएंगे और हम यहाँ पे मूव कर रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से अब हम डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 और 4 बॉक्सेस, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली हमें ये करना है कि हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन होगा, ये स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और ये वाला पॉइंट इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। और ये जो अब हमने ट्राइंगल बनाई है इसको हम लेबल कर देंगे ट्राइंगल सी।
नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ट्राइंगल P इज शोन ऑन द ग्रिड। इस ग्रिड पे हमें एक ट्राइंगल P नजर आ रही है। द स्ट्रेच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स 3001। ट्राइंगल P इज मैप्ड onto ट्राइंगल Q by the stretch on the above on the grid above. Draw and label the triangle Q। अच्छा, इस ट्राइंगल को जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से गुजारेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये खास तरह से स्ट्रेच हो जाएगी। अब ये किस तरह स्ट्रेच होगी, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट से या एक से ज़्यादा पॉइंट से भी करके देख सकते हैं। तो अगर मैं तीनों ही पॉइंट्स लिख लूँ, पहला पॉइंट 1 1 है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3 1 है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2 3 है। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे। तो जब हम 3 0 से 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आंसर आ जाएगा, और फिर उसके बाद 6 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जब हम 0 1 से 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में भी 1 आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट में हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इनके y कोऑर्डिनेट्स एज इट इज रहे, और जो x कोऑर्डिनेट्स है ना इन पॉइंट्स के, वो 3 टाइम्स हो गए। ठीक है, अब ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो पहला पॉइंट अब हम 1 1 के बजाय 3 1 पे मार्क करेंगे। तो 3 1 का मतलब हो गया यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट मार्क करेंगे 9 1 पर, ये यहाँ आ गया, और फिर उससे अगला पॉइंट हम मार्क करेंगे 6 3 पर। तो 6 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से ये ट्राइंगल स्ट्रेच होने के बाद न्यू फॉर्म में इस तरह से बन गई है। अगर आप सिमिलैरिटी तलाश करेंगे ना इसमें और प्रीवियस ट्राइंगल में, तो वो ये होगी कि दोनों की हाइट सेम है, उसकी भी 2 यूनिट्स है और इसकी भी 2 यूनिट्स है। बस ये हुआ कि उसकी बेस 2 यूनिट्स थी और इसकी बेस उसका 3 टाइम्स हो गई, यानी 6 यूनिट्स हो गई। तो ये वाली फिगर 3 टाइम्स स्ट्रेच हो गई है, बस ये दोनों में फर्क है। ओके, अब कह रहे हैं कि डिस्क्राइब फुली द स्ट्रेच एस। इसके बाद ये करेंगे कि इसकी हाइट सेम है। तो इसको जो है ना हम यूं लिखते हैं कि वाई एक्सिस जो है ना इसका वो इनवेरिएंट है, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वाई एक्सिस की हाइट सेम है। जब यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि इट इज स्ट्रेच्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ये स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच फैक्टर 3 का है। वाई एक्सिस के लिहाज से वाई एक्सिस इनवेरिएंट है, यानी वाई एक्सिस पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंगल फ्रैक्शन में लाने के लिए ना सबसे पहले तो हमें एलसीएम करना होगा, ताकि ये दो अलग अलग फ्रैक्शंस के मुकाबले में एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। सिंगल फ्रैक्शन हो गई। अब आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से। ठीक है। अच्छा, अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई भी करना है जितना हम कर सकते हैं। तो ये बनेगा 4x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 10 x माइनस 2 x प्लस 1। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आपके पास 14 आ जाएगा, दोनों नंबर्स ऐड होकर, माइनस में x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स एज इट इज भी हम रख सकते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ऐसे ही रख लें। तो 14 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पार्ट बी में कह रहे हैं कि सॉल्व। आपको एक इक्वेशन गिवन है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। फिर हम सारी टर्म्स को एक जगह मूव कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12
प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम x वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें तो 8 3 24 होता है, तो हम यहाँ 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब x के दो आंसर्स आएंगे, एक आंसर x का आएगा -4 और दूसरा आंसर x का आएगा 3/2। तो ये इसके दो आंसर्स हैं जो हमें फाइंड करने थे। ओके, पार्ट सी में कह रहे हैं कि अनिल एंड यास्मीन बाय सम पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम द सेम शॉप। अनिल बाइज 3 pens and 2 notebooks for $4.80. Yasmin buys 5 pens and 4 notebooks for $9. Form a pair of simultaneous equations to represent this information. तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ अ पेन वो x है और कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो कितनी है, वो y है। तो x पेन की कॉस्ट हो गई, y नोटबुक की कॉस्ट हो गई। अब ये देखिए, जो पहली इंफॉर्मेशन है कि अनिल ने 3 पेन्स बाय किए, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स x उसने पे किए होंगे पेन के लिए, और 2 नोटबुक्स बाय की हैं तो 2 टाइम्स y उसने पे किए होंगे नोटबुक्स के लिए, और जो टोटल अमाउंट उसने पे की वो 4.80 थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। 5 पेन्स बाय किए तो 5x पेमेंट हुई होगी, 4 नोटबुक्स बाय की तो 4y पेमेंट हुई होगी, और इन दोनों को ऐड करके टोटल पेमेंट जो हुई है वो $9.00 की पेमेंट हुई है। तो ये हमने दो बना ली साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि एक पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाता है दोनों मिलके। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये करना है कि solve the simultaneous equations to find the cost of a pen and the cost of a notebook। तो अब हमें x और y के लिए इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्ज करते हैं कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन के ज़रिए से इसे सॉल्व करते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। उसके बाद हम इसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, तो दूसरी इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास यहाँ आएगा 6x प्लस 4y और 4.8, ये आपके पास बन जाएगा 9.60। अच्छा, अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9.00। सब्ट्रैक्शन होगी तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसकी साइंस हम चेंज कर देंगे। 4y से -4y यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा और वहां से 0.60 का आंसर आएगा। ठीक है, ये 0.60 की वैल्यू हम यूज करके अपना आंसर ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ है 3 टाइम्स x,
3 टाइम्स x का मतलब हो गया 0.6 आ जाएगा x की जगह, प्लस 2y इज इक्वल टू 4.80। तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 4.80 माइनस 1.80। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3, और y की वैल्यू के लिए हम 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो y विल बी इक्वल टू 1.5। ठीक है, इस तरह से आपने कॉस्ट ऑफ अ पेन फाइंड की $0.60, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक आपने फाइंड कर ली $1.50। तो ये दोनों अननोन्स हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो अगर हम इसके मेंबर्स लिखना चाहें तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे और ये मेंबर्स कंटिन्यूड रहेंगे इंटीजर्स सारे के सारे अप टू 19 एंड 20। उसके बाद a इज अ सेट ऑफ x इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स जो इस रेंज में हैं वो सारे के सारे इस सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। और b एक और सेट है, b इज x एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 में 3 मेंबर्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब हमें पार्ट 1 में फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a इंटरसेक्शन b इज 1। उसके बाद है फाइंड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि आपको यूनिवर्सल में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है या रिमूव करना है, a को। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से आप a के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें तो आपके पास सारे इवन नंबर्स बचेंगे, क्योंकि ऑड a में होने की वजह से सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये इवन नंबर्स आपके पास a कॉम्प्लीमेंट का सेट है। अब इन इवन नंबर्स को यूनियन कर दें b के साथ तो ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे, बस इसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, वो 15 होगा, और बाकी सारे के सारे इवन नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 के एलिमेंट्स इसके रिजल्ट में हम इंक्लूड कर देंगे, इसको लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं अ नंबर r इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट r बिलोंग्स टू द सेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो r बिलोंग करेगा a यूनियन b के सेट से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r बिलोंगिंग टू a यूनियन b इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हम टोटल एलिमेंट्स लिखेंगे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर है 11 सेट्स या 11 एलिमेंट्स या 11 कंपोनेंट्स। अच्छा, अगर हम a यूनियन b करते हैं तो हमारे पास ये 5 आ जाएंगे ऑड नंबर्स, और 2 उनके साथ 10 और 20 इवन नंबर्स भी शामिल हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ 7 फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी 7/11 बनेगी कि r a यूनियन b से बिलोंग करे। पार्ट बी में कह रहे हैं इन अ सर्वे 40 पीपल वर आस्क्ड व्हाट दे हैड रेड दैट डे। A total of 10 people had read a book. A total of 24 people had read a newspaper. 14 people had read neither a book nor a newspaper. तो ये जहन में रखें कि 40 ये टोटल हैं और 14 ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। By drawing a Venn diagram or otherwise, find the number of people who had read both a book and a newspaper. तो अगर हम इसे वेन डायग्राम से ही करने की कोशिश करें तो ये रेक्टेंगल बन गया जो कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है।
और इसमें टोटल 40 होंगे। अच्छा, एक सर्कल हम बनाएंगे बुक के लिए और एक और सर्कल हम बना देते हैं न्यूज़पेपर के लिए। तो बुक और न्यूज़पेपर का सर्कल। 14 पीपल ऐसे हैं कि जिन्होंने ना बुक पढ़ी ना न्यूज़पेपर, तो वो तो आपने 14 इन दोनों सर्कल्स के बाहर कर दिए। अब आपके पास 10 पीपल हैं जिन्होंने बुक रीड की है और 24 पीपल हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर रीड किया था। 10 प्लस 24 34 हो गए। 34 प्लस 14 ये आपके पास 48 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है 8 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, ये जो 8 है ना, इसको हम रखेंगे कॉमन। इसको कॉमन कर लिया। अब बुक रीड करने वाले 8 अगर वहां हैं तो बाकी कितने रह गए? 2 रह गए, ताकि 2 प्लस 8 10 हो जाए। और यहाँ पर 16 हम लिख लेंगे। तो 16 प्लस 8 24 हो गए। अब एक दफा इन चारों को ऐड करके देख लें। 14 प्लस 10 24 प्लस 16 40। तो जो इन्होंने पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैड रेड बोथ अ बुक एंड अ न्यूज़पेपर, तो उसके लिए हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे कि वो 8 आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि 2 ऑफ द 10 पीपल हु हैड रेड अ बुक आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, 10 लोग वो थे ना जिन्होंने बुक पढ़ी थी, उनमें से 2 लोग इन्होंने रैंडमली सेलेक्ट किए। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैड बोथ रेड अ बुक एंड अ न्यूज़पेपर। ठीक है। अच्छा देखें, अब हमने 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। ये फर्स्ट सिलेक्शन हो गई एंड ये सेकंड पर्सन हो गया जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम फर्स्ट पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो 10 हमारे पास टोटल पीपल अवेलेबल होंगे और उनमें से किसी एक ऐसे को सिलेक्ट करना है जिसने बुक और न्यूज़पेपर दोनों पढ़े हुए हों। तो उसके लिए हमारे पास फेवरेबल जो होंगे चॉइसेस वो 8 हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें से एक बंदा सेलेक्ट हो गया, उसके साथ दूसरा बंदा सेलेक्ट होगा। जब सेकंड सिलेक्शन होगी तो हमारे पास टोटल 10 नहीं होंगे, बल्कि कितने रह चुके होंगे? 9। क्यों? क्योंकि एक उनमें से ऑलरेडी सेलेक्टेड है और जो फेवरेबल लोग प्रेजेंट होंगे वो अब 7 रह चुके होंगे। तो इस तरह 8 7 56 डिवाइडेड बाय 90। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 28/45 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा बस ये। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय दिस इक्वेशन, सम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन इन द टेबल बिलो, कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो x की एक वैल्यू पे y की वैल्यू मिसिंग है वो फाइंड कर लेते हैं। सो 3 प्लस -3 माइनस -3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा और 9/2 नेगेटिव। तो आपके पास -4.5 का आंसर यहाँ पर पहली वैल्यू में आ जाएगा। इसके बाद दूसरी वैल्यू हम 5 पुट करेंगे। तो 5 में ये हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, -25/2। तो इस तरह यहाँ पर भी 16 -25 से -9/2 आ जाएगा और -9/2 का मतलब यहाँ भी -4.5 होगा। तो दोनों पॉइंट्स पे सेम वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ रही है। इसके बाद कह रहे हैं यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर्स टू 1 यूनिट, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस फॉर -3 to 5 using a scale of 1 centimeter to 1 unit, draw a vertical y-axis for -5 to 5। अच्छा, अब मैं पॉइंट्स मार्क करना शुरू करता हूँ। -3 पे -4.5। -4.55 पर आ गया। अब ये एक ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला है
जिसको हमने ज्वाइन करना है। तो मैं स्मूथ हैंड ड्राइंग से इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास कर्व बन गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 3,1.5। ये जो 3,1.5 का पॉइंट है, इसमें हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करके फिर उसका ग्रेडियंट एस्टिमेट करना है कि वो कितना आ रहा होगा। अच्छा, अब इसमें आपको कोई से दो पॉइंट्स लेने होंगे। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये है 3.9, 0। और एक पॉइंट यही वाला ले लेते हैं जो कि है 3,1.5। ग्रेडियंट के लिए हम वर्टिकल चेंज 1.5 माइनस 0 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3.9, तो आपके पास 1.5 और यहाँ पे -0.9 आ रहा है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 5/3। और 5/3 को हम 1.66 -1.66 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका कर्व का इस पॉइंट का ग्रेडियंट आ गया। तो यहाँ आंसर हमने लिख दिया -1.6। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ एंड द लाइन आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये कैसे फॉर्म हो रही है ये हमें देखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये करते हैं कि 3 + x - x² इज इक्वल टू y, इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम y के पास 3 को मूव कर देंगे और बाकी जो दो टर्म्स हैं उसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये बनेगा 2x - x²। फिर इस 2 को हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो ये बनेगा 2y - 6 इज इक्वल टू 2x - x²। अच्छा, अब 6 को अगर हम यहाँ मूव कर लें तो 6 + 2x - x² बन जाएगा। और रिक्वायर्ड फॉर्म जो है ना उसमें 6 के बजाय 10 है। तो हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स पे 4 ऐड कर लेते हैं। 4 यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, 4 इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब हो गया कि 10 + 2x - x² इज इक्वल टू 2y + 4। अब जो हमने सोल्यूशन किया उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 2y + 4 आ रहा है, जबकि जो गिवन फॉर्म है उसमें उस तरफ 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 2y + 4 को किससे इक्वेट करना होगा, 0 से। और फिर यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का आंसर इसमें -2 आएगा। तो इस तरह जो k का आंसर है वो -2 होना चाहिए अगर इस इक्वेशन को हमने इस तरह कन्वर्ट करना है कि वो 10 + 2x - x² इक्वल टू 0 बन जाए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं बाय ड्राइंग द लाइन y इज इक्वल टू k ऑन योर ग्राफ, यानी y इज इक्वल टू -2 की बात हो रही है। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो ये ग्राफ है, इस पे हम y इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -2, सॉरी, ये जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हमने ड्रॉ कर दी वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो y इज इक्वल टू -2 की लाइन है। अब इस लाइन ने दो पॉइंट्स पे इस ग्राफ को कट किया है या टच किया है। तो एक पॉइंट ये वाला है
इसको हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको भी एक्स एक्सिस से ज्वाइन करवा देते हैं। तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये उसके सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर -2.1, 2 और 3, तो एक सॉल्यूशन -2.3 बन रहा है और एक सॉल्यूशन 4.3 बन रहा है, ऑलमोस्ट 4.3 बन रहा है। तो अब हमने दो सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख दिए, -2.3 एंड 4.3, ये इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि दिस इज अ स्केच ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू p टाइम्स a रेज टू x, where a is a positive number. The graph passes through the points 0, 4 and 2, 36. Write down the value of p. p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो 0, 4 का पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की जगह 4 आ जाएगा और x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। सो a रेज टू 0 1 हो जाएगा और p का आंसर 4 आ जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई और जो इक्वेशन है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म y इज इक्वल टू 4 टाइम्स a रेज टू x बन गई। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम सेकंड पॉइंट यहाँ पुट कर देते हैं 2, 36। तो y की जगह 36, 4 एज इट इज, a एज इट इज, x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब होगा कि आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 दो आंसर्स आएंगे, लेकिन चूंकि a पॉजिटिव है तो सिर्फ एक आंसर +3 एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह a का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट 4, q, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। तो हम इक्वेशन में y की जगह q लिख देते हैं इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 रेज टू 4। इसका मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 81। तो आपके पास 4 इंटू 81 से 324 आंसर आ जाएगा। इस तरह Q की वैल्यू आपको 324 मिल जाएगी। Question number 8. The diagram shows two circles, each with center O. एक आपको डायग्राम में सर्कल नजर आ रहा है जिसका रेडियस OE है और एक और सर्कल नजर आ रहा है, बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस OA हो सकता है। A, B, C, D are points on the circumference of the large circle. 4 पॉइंट्स हैं लार्जर सर्कल के circumference पे लाई करते हैं। E, F, G are the points on the circumference of the smaller circle. ये एक ट्राइंगल से बन रही है। C, G, D and C, F, B are tangents to the small circle. C, G, D और C, F, B ये दोनों tangents हैं और पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी एक G बनेगा और एक आपके पास F बन जाएगा। अच्छा, लाइंस AEOC ये पूरी लाइन आप देखें, ये बड़े सर्कल के लिए भी डायमीटर है AC और छोटे सर्कल के लिए भी डायमीटर हो सकता है अगर हम उसका एंड पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दें। एंड FG इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री और FG जो है ना इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है लाइन। अच्छा, GOX इज Y डिग्रीज। फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ Y। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम GEO को वर्कआउट करें, यानी ये वाला जो एंगल है इसको वर्कआउट करें। GF सेंटर पर एक एंगल बना रहा है जो कि 2Y होना चाहिए। GF को अगर देख रहे हैं पूरी लाइन सेंटर पे एक एंगल बनाएगी जो कि 2Y होगा, इस 2Y का हाफ Y है। इसी तरह से GF
सरकमफेरेंस ई पर एक एंगल बनाएगा जो कि ओरिजिनली 2y का हाफ यानी y होना चाहिए, और उसको अगर हम फर्दर हाफ कर देंगे तो वहां पे क्या बचना चाहिए, वहां पर y डिग्रीज अपॉन 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए y डिग्रीज अपॉन 2। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे कि एंगल एट circumference is half of the angle at center of the सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका हाफ एंगल हमें सरकमफेरेंस पे मिलता है, ये इसकी रीजन है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि जी सी एक्स का एंगल हमें फाइंड करना है। जी सी एक्स, जी सी एक्स का मतलब हो गया ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम ट्राइंगल जी ओ सी को कंसिडर कर लें, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि ये जो लाइन सी जी बी है ये स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है, सही। अब टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर हम उसको रेडियस से कनेक्ट करें तो टेंजेंट और रेडियस में कौन सा एंगल बनता है, 90 का एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, तो एक एंगल y हो गया, एक 90 हो गया, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस y होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे जी सी एक्स इज 90 माइनस y। तो दो बातें हमें लिखनी है। नंबर वन के एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस is 90 degrees and sum of angles of a triangle is 180 degrees। यही दो चीजें हैं जो हमने ऊपर यूज की थी। एक तो हमने 90 का एंगल मार्क किया था और दूसरा हमने जो रिक्वायर्ड एंगल था उसको फाइंड करने के लिए 180 वाला रिलेशन यूज किया था। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि डी ए बी का एंगल हमें फाइंड करना है। तो डी ए बी का मतलब हो गया कि ये वाला कंप्लीट एंगल हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब अगर हम लार्जर सर्कल के लिहाज से देखें तो ए और सी, ए बी सी डी, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अच्छा, अगर 90 माइनस वाई यहाँ है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस वाई होगा, यानी उसका डबल हो जाएगा ना ये पूरा। और ये वाला एंगल और ए पे बनने वाला एंगल ये आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो उसका और इसका सम 180 आएगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्योंकि डी ए बी हमें फाइंड करना है, डी सी बी को हम लेंगे 2 टाइम्स 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 माइनस 180 प्लस 2y, तो डी ए बी का आंसर 2y आ जाएगा। तो इसकी रीजन होगी एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस। ट्राइंगल ई जी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ई जी सी, ये वाली ट्राइंगल ई एफ सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्राइंगल ई एफ सी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ जी सी। गिव अ रीजन फॉर ईच सेंटेंस यू मेक।
तो एक ट्राइंगल हमारे पास है ए डी सी, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, ट्राइंगल ए डी सी। इसको हमने ट्राइंगल ओ जी सी के सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर का प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है। देखें एडीसी में ना एक एंगल 90 का है और ओजीसी के अंदर भी एक एंगल 90 का है। एंगल डी और एंगल जी दोनों 90 के हैं। और रीजन हम इसकी क्या लिखेंगे? रीजन इसकी ये है कि द डायमीटर ए डी सी के लिए रीजन ये है कि डायमीटर सर्कमफेरेंस पे 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। और ओ जी सी के लिए रीजन ये है कि सी जी डी हमने देखा था ना, इस पे क्या है, टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, और ओ जी रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल 90 का बनता है। तो इस तरह इनके एक एक एंगल आपस में इक्वेट हो गया। सेकेंड एंगल हम ये बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिखें सी ए बी, तो ये कितना है? ये y डिग्री होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एंगल सी ओ जी की बात करें तो वो हमें गिवन था कि वो भी y है, तो दो एंगल इस तरह से हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। तो अब हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ जी सी, और एंगल थ्योरम से हम इसको इक्वल सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज AOGD। तो AOGD ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। अच्छा, ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो लेंथ्स पैरेलल होनी चाहिए। अब कौन सी दो साइड्स हैं जिनको हम पैरेलल कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ए डी पैरेलल है ओ जी के। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? हमने इनको पैरेलल क्यों कहा? इसकी जो रीजन है ना, वो असल में ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल अगर आप देखें तो ये y डिग्री के हैं, ठीक है। अब इसको यूं समझें कि फर्ज करें कि एक लाइन यूं और दूसरी लाइन ना इस तरह से पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, क्योंकि वो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, यहाँ पे कॉरिस्पॉन्डिंगली सेम एंगल्स बन रहे हैं, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि AD इज पैरेलल टू OG। और सिंस ये दो ट्राइंगल्स पैरेलल हैं, दो साइड्स पैरेलल हैं और बाकी दो नॉन पैरेलल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपीजियम है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OGC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की रेशियो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये इससे पहले हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो रेशियो एरिया की हम फाइंड करते हैं उसके लिए फिर हम उनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड लेकर उसकी रेशियो ले लेते हैं। तो अगर हम देखें हम यहाँ पर अगर AC को देखें, A से C तक, तो AC जो है वो लार्जर सर्कल का डायमीटर बन रहा है, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली छोटी ट्राइंगल में जो लेंथ है वो OC है। OC उसी लार्जर सर्कल का रेडियस बन रहा है, और जाहिर है कि जो रेडियस होता है या डायमीटर है
वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है। तो इस तरह ये दोनों साइड जो है ना वो आपस में रिलेट हो जाएंगे। इसी को अब हम यूज कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल OGC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC will be equal to area of triangle OGC divided by area of triangle ADC will be equal to, ये जो AC है ना ये 2 टाइम्स OC के इक्वल है, और अब OC से OC कैंसिल हो जाएगा, तो हम ट्राइंगल OGC का एरिया और ट्राइंगल ADC के एरिया को रिलेट करेंगे तो वो 1/4 बनेगा। तो आपके पास रेशियो का आंसर 1:4 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OGC और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की रेशियो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अभी हमने जो रेशियो फाइंड की थी ये ट्राइंगल OGC और ट्राइंगल ADC की थी, 1:4 आ रही थी। अगर हम क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर करते हैं तो ADC जैसी एक ट्राइंगल और ऐड हो जाएगी ABC। तो पहले रेशियो आ रही थी 1:4 सिंगल ट्राइंगल के साथ, अब उस ट्राइंगल के अंदर एक और उसी तरह की ट्राइंगल ऐड हो रही है, तो हम रेशियो के नंबर्स को 1:4 के बजाय यानी 4 वाले नंबर को डबल कर देंगे तो वो रेशियो 1:8 बन जाएगी। ये इस ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल की रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द वेंटिलेशन शाफ्ट फॉर अ टनल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। द सिलेंडर हैज रेडियस 0.4 meters एंड लेंथ 15 meters। तो सिलेंडर, उसका रेडियस हमें गिवन है और उसकी लेंथ हमें गिवन है या हाइट हमें गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम के लिए सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेस एरिया, बेस में सिलेंडर की सर्कल होता है, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो पाए हम रखेंगे 3.142, आर को हम रखेंगे 0.4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 15। तो इससे हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा 7.54 मीटर क्यूब। ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल इज अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल सेंटर O, radius of the circle is 4.5, angle at center is 110 degree. Calculate the area of the cross section of the tunnel. ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम दो एरियाज फाइंड करेंगे यहाँ पर। एक एरिया तो हो जाएगा इस सेगमेंट का और सेकंड एरिया हम इस ट्राइंगल का फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू 110 जो है उसमें से उसको हम 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 250 डिवाइड होगा 360 से, मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर से। 3.142 रेडियस है 4.5 का स्क्वायर। इसी तरह ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें हम 1/2 टाइम्स लेंथ ऑफ टू साइड्स, दोनों रेडियस कंसिडर कर लेते हैं, और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल हम यहाँ पर लेंगे जो कि 110 डिग्रीज है। ये दो एरियाज आएंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, यानी A1 प्लस A2 करके। तो पहले एरिया का आंसर 44.18 आ रहा है, दूसरा 9.51 आ रहा है, दोनों को ऐड किया 53.69 आ रहा है। इसको हम 53.7 मीटर स्क्वायर कर देंगे तो 53.7 मीटर स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट सी। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द टनल इज 1750 meters. A car drives through the tunnel at an average speed of 45 kilometers per hour. Work out the time
the car takes to travel through the tunnel? Give your answer in minutes and seconds. तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम इस डिस्टेंस को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1.75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाएगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, यानी 1.75 को हम 45 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आवर्स में आ रहा होगा। 1.75 डिवाइडेड बाय 45 से आंसर आ रहा है 0.039 आवर्स। अच्छा, इसको अब हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट्स में ये बन रहा है 2.333 मिनट्स, और इसमें हम 2 मिनट्स अलग कर लेते हैं। 0.333 को फर्दर हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 19.98 सेकंड्स बन रहा है, जिसको हम 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स कंसिडर कर लेंगे। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड्स का टाइम लगेगा उसे टनल को क्रॉस करने। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द टनल एंट्रेंस P and 2 road junctions P and Q on horizontal ground. Q is due north of P. P is on a bearing of 62 degrees from P. PT 450 और Q P की लेंथ है 720. Calculate the bearing of P from Q. अच्छा, bearing of P from Q, इसका मतलब है कि फ्रॉम के बाद Q आ रहा है तो नॉर्थ Q पर बनना चाहिए, वो पहले से बना हुआ है। अब QT को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ हम क्लॉकवाइज एक एंगल लेकर आएंगे, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और PQ ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये P के नॉर्थ में ही Q था, तो असल में हम ट्राइंगल के अंदर से ना ये वाला एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये हमें मिल जाएगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट होकर बेयरिंग हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 2 एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एंगल और उसके ऑपोजिट साइड हमें गिवन है, रिक्वायर्ड एंगल के ऑपोजिट लेंथ भी हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम साइन रूल यूज कर लेंगे। साइन रूल क्या है कि साइन ऑफ एंगल Q डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड 450 is equal to sine of angle 62 divided by the length of opposite side 720. So sine Q is 450 multiplied by sine 62 degrees divided by 720. तो सबसे पहले हम sine 62 का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा 0.883, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.883 और डिवाइड करेंगे हम इसको 720 से, तो इसको हमने 450 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 720 से, तो आंसर आ गया 0.552। इस 0.552 का हम साइन इनवर्स कर लेंगे, 0.552 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ दिस, इससे हमें आंसर मिल रहा है 33.49 डिग्रीज, जिसको हम 33.5 डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, ये जो 33.5 है, इससे फिर बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 146.5। 146.5 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर पिक्चर ABCD इज प्लेस्ड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये जो आउटर बाउंड्री आपको नजर आ रही है ना, और जो अनशेडेड रीजन है, ये फ्रेम शो हो रहा है, उसके अंदर जो शेडेड आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है जिसको ABCD कहा गया है, ये हमारी पिक्चर है। कह रहे हैं द लेंथ AB ऑफ द पिक्चर इज 3 टाइम्स इट्स हाइट x, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर्स है। द विड्थ ऑफ द फ्रेम इज 2, फ्रेम की विड्थ इन्होंने बता दी है वो 2 है। द टोटल एरिया ऑफ द पिक्चर एंड द फ्रेम इज 476 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम फ्रेम और पिक्चर दोनों का कंबाइंड एरिया या टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो 476 आएगा। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस फॉर्म। देखें, अगर मैं टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम लेंथ क्या कंसिडर करेंगे? एक तो हम ए बी लेंगे और उसमें हम 2 ऐड करेंगे 2 मरतबा। एक 2 बिफोर ए बी जो फ्रेम में है, ठीक है, ये वाला, और एक 2 हम ऐड करेंगे इसके बाद वाली लेंथ, वो भी एक 2 होगी। तो इस तरह हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ मिलेगी ना, उसके अंदर एक तो 3x होगा और 2 दफा 2 ऐड हो जाएगा तो वो कितनी बन जाएगी? 3x + 4। सही। अच्छा, अब देखें, रेक्टेंगल है तो फिर हमें इस बिट को भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें ए डी की लेंथ जो है ना वो तो हो जाएगी x, प्लस ये वाली लेंथ कितनी है? ये भी 2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है? ये भी 2 है। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास विड्थ आ जाएगी x + 4। ठीक है, उसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर यूँ लिखेंगे कि ए डी +2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलना चाहिए एरिया या टोटल एरिया। तो ए बी की जगह हम 3x रखेंगे +4, यहाँ हम x रखेंगे +4 इज इक्वल टू एरिया विच इज 476। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² + 12x + 4x + 16 - 476 = 0। तो इस तरह 3x² + 16x - 460 = 0। ये फॉर्म हमें लेकर आनी थी, तो हमने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया कि हेंस 2। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। -b ± स्क्वायर रूट में b² -4ac/2a। तो ये बन जाएगा -16 ± 16² -4 × 3 × -460 डिवाइडेड बाय 2a जो कि 3 है। तो -16 ± 16 का स्क्वायर 256 प्लस 460 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5520 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, इसके बाद -16 ± स्क्वायर रूट में आ जाएगा 5776 डिवाइडेड बाय 6। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76/6। नेगेटिव्स ऐड कर देंगे अगर तो हमें आंसर मिलेगा 92/6, और अगर एक पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिलेगा 60 डिवाइडेड बाय 6। तो पहला आंसर आ जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 6 से -15.33, और दूसरा आंसर 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमने x के दोनों आंसर्स लिख दिए, -15.33 और 10। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड हाइट एंड लेंथ ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम के लिए हमने देखा था कि x + 4 उसकी हाइट आ रही थी और 3x + 4 उसकी लेंथ आ रही थी। अब x के ना 2 आंसर्स आए हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जाहिर है हम पॉजिटिव वाला ही आंसर कंसिडर करेंगे। तो हाइट के लिए हम x + 4 में
10 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द फ्रेम इज 14 सेंटीमीटर्स। लेंथ के लिए हम 3x + 4 में x की वैल्यू 10 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 34 आंसर आएगा। तो लेंथ ऑफ द फ्रेम 34 सेंटीमीटर्स होगी। अब इसके बाद कह रहे हैं कि द फ्रेम इज मेड फ्रॉम वुड। द वुड इज 5 millimeters thick. The mass of 1 centimeter cube of wood is 0.7 grams. Calculate the mass of the wood used in the frame. अच्छा, मास ऑफ वुड यूज्ड के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ द फ्रेम चाहिए होगा। वॉल्यूम ऑफ द फ्रेम के लिए हम एरिया ऑफ द फ्रेम को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी थिकनेस के साथ। ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ द फ्रेम अगर हमें चाहिए तो हम ये करते हैं कि टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पिक्चर का एरिया। टोटल एरिया हमें 476 गिवन है। एरिया ऑफ पिक्चर, उसके लिए हम 3x को x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 3x का मतलब हो जाएगा कि हम 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 300 476 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास 176 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ द फ्रेम आ जाएगा। एरिया ऑफ द फ्रेम हम यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, वो 5 मिलीमीटर्स की है। 5 मिलीमीटर्स को हम 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह हमें एरिया ऑफ द फ्रेम मिल जाएगा। तो 176 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो इससे आंसर आपके पास 88 सेंटीमीटर्स क्यूब आ रहा है। ये वॉल्यूम ऑफ द फ्रेम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हमें गिवन है, उसी को हम यूज करके पूरे फ्रेम का मास कैलकुलेट कर लेंगे। सो 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 61.6 ग्राम्स। ये होगा मास ऑफ द फ्रेम जो कि हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं अ वर्टिकल mast XY is positioned on horizontal ground. The mast is supported by 4 cables attached to the mast at P and to the ground at points A, B, C, D. Y is the center of the square ABCD. तो इसका मतलब है ABCD एक स्क्वायर है, सारी लेंथ इक्वल है। PY is 7.5 meters, एक लेंथ हमें गिवन है, ये हाइट ऑफ द पिरामिड बन जाएगी। गिवन दैट AB is 3.65, AB की जो लेंथ है वो सबकी सेम होगी। शो दैट AY is 2.58 meters करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ABC जिसमें ये एंगल 90 का होगा। तो दो साइड्स की लेंथ हमें गिवन है AB और BC, इन दोनों को यूज करके हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसको हम हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो हमें AC का हाफ AY मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ABC पे वर्किंग करते हैं और इस ABC में एंगल B आपका 90 डिग्रीज है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों का मतलब 3.65 स्क्वायर होगा। तो 2 टाइम्स 3.65 स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो आपके पास AC इज इक्वल टू, तो ये आ गया 5.162। अच्छा, इसका अगर हम हाफ कर लें तो हमें AY मिलना चाहिए। तो AY इज हाफ ऑफ AC, तो 5.162 डिवाइडेड बाय 2, 2.581 आ रहा है।
उसको अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाएंगे 2.58 मीटर्स आ जाएगा और इसके नीचे हम हेंस प्रूफ लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ द केबल्स यूज्ड टू सपोर्ट द मैस। हम ए पी से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें दो चीजें पता है, एक तो हमें ए वाई की लेंथ पता चल गई और पी वाई की लेंथ हमें 7.5 गिवन है। तो ए पी जो है ना वो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो हम मिसाल के तौर पर ट्राइंगल ए पी वाई कंसिडर कर लेते हैं और हम इस पे यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर वाई पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्रीज का है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। ए वाई का मतलब 2.58 का स्क्वायर और पी वाई का मतलब हो गया 7.5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करके आंसर आ रहा है 7.931। तो इसको हम 7.93 कंसिडर कर लेंगे। ये है वन ऑफ द केबल्स की लेंथ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट एंगल ए पी बी। ए पी बी जो है वो ये वाला एंगल होगा, इस केबल से लेकर दूसरी केबल तक का एंगल। अच्छा, अब ये जो एंगल है इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें कोसाइन रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ए पी हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ए पी की लेंथ हमारे पास आई थी 7.93। तो वो 7.93 दोनों केबल्स की लेंथ होगी। अच्छा, कोसाइन रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो cos of angle APB will be equal to ऑपोजिट साइड का स्क्वायर नेगेटिव आएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो 7.93 स्क्वायर प्लस 7.93 स्क्वायर माइनस 3.65 का स्क्वायर, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 7.93 इंटू 7.93 से, तो ये आ गया 0.894। कॉस को इधर मूव कर लेते हैं, 0.894 का कॉस इनवर्स कर लेंगे। तो आपके पास 26.6 डिग्रीज का आंसर आ रहा है इस पार्ट के लिए। तो एंगल ए पी बी इज 26.6 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए इज 77 डिग्रीज। कैलकुलेट द हाइट एक्स वाई ऑफ द मास्ट। अच्छा, ये ए से एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स का ये हमें गिवन है और ये है 77 डिग्रीज। और यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का है। इसमें से ए वाई हमें पता है, उसको यूज करेंगे और एक्स वाई की लेंथ जो है ना वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल कंसिडर कर लें ए एक्स वाई, जिसमें एंगल वाई 90 डिग्रीज का है और एंगल एक्स ए वाई ये 77 डिग्रीज का है। उसका मतलब है हमें ऑपोजिट फाइंड करना है और हमें एडजेसेंट इसका पता है। तो यहाँ पर tan की रेशो हम यूज करते हैं 77 डिग्रीज के लिए, एक्स वाई ऑपोजिट और 2.58 ए वाई की लेंथ एडजेसेंट। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 2.58 मल्टीप्लाइड बाई tan 77 डिग्रीज। tan 77 का आंसर आएगा 4.331। इसको हम 2.58 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लेंथ आ रही है 11.175। ये लेंथ है एक्स वाई की जो कि हमें फाइंड करनी थी।
लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, यहाँ पे जो ए बी की लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। यहाँ से अब हमें एक्स का एंगल ऑफ एलिवेशन वो फाइंड करके बताना है कि वो कितना आ रहा होगा। तो इसके लिए हम इस मिड पॉइंट को ना y से ज्वाइन करेंगे। ये जो मिड पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल हम इसको E कह देते हैं, E से जो y तक की लेंथ होगी ना, वो हमारे पास जो है ना BC का हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो EY यहाँ पर हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो ये था 3.65 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लेंथ बनेगी 1.825 सेंटीमीटर्स की। एक लेंथ हमें ये पता है। इसके अलावा अभी हमने एक्स वाई की लेंथ फाइंड की है, वो भी हमें पता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस मैस्ट का लाइन ई वाई के साथ, वो 90 डिग्री का होगा, और हमें ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो अगर हम ट्राइंगल यहाँ पर कंसिडर करें ई वाई एक्स, तो इसमें एंगल y अगेन 90 डिग्रीज का होगा, और हमें एक्स ई वाई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए भी हम tan की रेशो यूज करेंगे एंगल एक्स ई वाई के लिए। तो एंगल tan ऑफ एंगल एक्स ई वाई इज इक्वल टू ऑपोजिट जो कि एक्स वाई है, वो हो जाएगा 11.175 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट है 1.825। अब तो इसका आंसर आ रहा है 6.123। उसको हम tan इनवर्स कर देंगे, तो tan इनवर्स से आपके पास आंसर आ रहा है 80.725। तो इसका जो एंगल हम लिखेंगे यहाँ पर, एंगल एक्स ई वाई, इट इज इक्वल टू 80.7 डिग्रीज। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।